जी गुरुदेव जीएसटी टीचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज संडे है और संडे को प्रत्येक संडे को जो टेस्ट होता है, तो आज आप लोगों का जो टेस्ट है 67 है, 67 है टेस्ट नंबर। और देखिए टेस्ट नंबर में जो पहला जो क्वेश्चन है, देख लीजिए। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की आयु में हुई? पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों का महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध से संबंधित है। क्वेश्चन कह रहा है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की आयु में हुई? फर्स्ट ऑप्शन जो है 20 है, 20 वर्ष। दूसरा ऑप्शन जो है 25 वर्ष। तीसरा ऑप्शन जो है 30 वर्ष। चौथा ऑप्शन है 35 वर्ष। क्या बोला है आप लोग? इसका आंसर होगा डी, 35 वर्ष होगा। एक का डी आंसर होगा 35। गौर से सुनिए, महात्मा बुद्ध जिसे गौतम बुद्ध कहते हैं, घर छोड़ा था 29 वर्ष की अवस्था में। 6 वर्ष के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी 35 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति आज वर्तमान बिहार के गया जी में, बोध गया में हुआ था। गया का नाम बदलकर कर दिया गया गया जी। वर्तमान बिहार के गया जी जिले के बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उस पीपल वृक्ष को आज क्या कहते हैं? बोधि वृक्ष कहा जाता है, जो बिहार सरकार का लोगो है। सरकार का, बिहार सरकार का लोगो भी है। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में हुआ। फिर पूछेगा कि घर छोड़ने के बाद कितने वर्ष के बाद मिल गया? तो 6 वर्ष के बाद, यानी 29 वर्ष में घर छोड़ा, 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो 35 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने पहला प्रवचन, जिसे पहला प्रवचन दिया उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। आज के टेस्ट सुबह वाले में क्वेश्चन था। तो पहला प्रवचन इन्होंने उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया था, जिसे सारनाथ को ऋषि पत्तनम के नाम से भी जाना जाता है। समझे क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर महात्मा बुद्ध से संबंधित है, यानी बौद्ध धर्म से ही। बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख किस ग्रंथ में है? कह रहा है बौद्ध संघ के जो नियम कानून था उसका उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया? सूत पीटक, विनय पीटक, अभिधम पीटक, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? अब देख लीजिए, दू का इसमें होगा विनय पीटक। क्लियर है? दू का बी होगा, विनय पीटक में किया गया है। 2 का क्या होगा? बी आंसर होगा। 2 का बी आंसर, विनय पीटक। अब देखिए, सूत पीटक है, विनय पीटक है, अभिधम पीटक है ना? सूत पीटक की रचना आनंद ने किया था, विनय पीटक की रचना उपाली ने किया था। क्लियर ना? ये सब ध्यान रखिएगा। बौद्ध ग्रंथ में जो है विनय पीटक में बौद्ध संघ के नियम कानून की चर्चा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्या है क्वेश्चन? मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनीस अल अलबा किसने लिखी? है ना? मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी। पहला ऑप्शन में अबुल फजल, दूसरा में फैजी, तीसरा में दारा सिको, चौथा में जहां आरा। तो कह रहा है क्वेश्चन जो है मुनीस अल अलवा किसने लिखी? मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है। ये लिखा है 3 का डी आंसर होगा, जहां आरा, जो दारा सिको की बहन थी। दारा सिको किसका बेटा था? औरंगजेब का बेटा था। तो औरंगजेब की बेटी जहां आरा ने लिखी है। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? विजयनगर साम्राज्य आप लोग जानते हैं, बताए हुए हैं। दिल्ली सल्तनत के समय दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और दिल्ली सल्तनत में किसका शासन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। मोहम्मद बिन तुगलक का, जिसका शासनकाल 1325 से 1351 तक रहा था, जिसे पगला बादशाह, रक्त पिपासु बादशाह, है ना, सन की बादशाह कहा गया था। किसको? असफलताओं का बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया। तो दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की सरकार चल रही थी, मोहम्मद बिन तुगलक शासन कर रहा था। इसके समय में दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में हरियर एवं बुक्का नामक 2 भाई ने, जिसमें क्या 4 गो वंश था। विजयनगर साम्राज्य में क्या वंश? 4 वंश, जिसका ट्रिक बताते हैं। सस्ता SSTA, S से संगम, S से सालुब, T से तुलुब, A से अरबीडू, संगम वंश। क्लियर ना? सालुब वंश, अरबीडू वंश और तुलुब वंश। क्लियर? जिसमें विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक था कौन? KDR, कृष्णदेव राय, जो संगम वंश का नहीं था,
सालू वंश का नहीं था, किसका? तुलुक वंश का शासक था KD कंसेप्ट क्लियर? याद रखना है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में, यानी 4 का क्या होगा? डी आंसर होगा। अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही 1333, 3 साल पहले, है ना, अफ्रीका महादेश के मोरक्को देश का निवासी इब्न बतूता भारत पहली बार जूता पहनकर आया था। तो बराबर आप लोगों को बताते हैं, इब्न बतूता पहनकर जूता पहली बार भारत आया था, है ना, इब्न बतूता। अब गौर से सुनिए, 2030 ईस्वी में फीफा वर्ल्ड कप, है ना, मोरक्को देश में, है ना, जो अफ्रीका महादेश का देश है, 2030 का फीफा वर्ल्ड कप 3 महादेश में 3 देश में होगा। 2026 का फीफा वर्ल्ड कप उत्तरी अमेरिका के 3 देश में हुआ, क्लियर? लेकिन 2030 के फीफा वर्ल्ड कप 3 महादेश 3 देश होगा, जिसमें अफ्रीका महादेश का मोरक्को देश में होगा, यूरोप महादेश का पुर्तगाल देश में होगा, और दक्षिण अमेरिका का स्पेन में होगा। लेकिन 2026 का इस बार जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, उत्तरी अमेरिका का 3 देश में हुआ था। उत्तरी अमेरिका, एक ही महादेश के 3 देश में, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, जबकि 2022 में कतर में हुआ था। फीफा वर्ल्ड कप, फीफा फुटबॉल का संस्था है जो पूरे वर्ल्ड में संस्था है, इसका फीफा। क्लियर हो गया? उसी तरह मोरक्को का निवासी इब्न बतूता पहली बार भारत जूता पहनकर आया था 1333 ईस्वी में। कंसेप्ट क्लियर? तो ये चीज सब याद रखना है। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था, है ना। 1347 में जाइएगा तो बहमानी साम्राज्य की स्थापना हुआ था दक्षिण भारत। बहमानी साम्राज्य बहमानी साम्राज्य कितने राज? 5 राज था, 5 संघ था, 5 राज कह सकते हैं, जिसमें था ब से बीदर, ब से बरार, ब से बीजापुर, ग से गोलकुंडा, अ से अहमदनगर। तब पूरा बहमानी साम्राज्य मुस्लिम शासक का प्रभुत्व था, और विजयनगर साम्राज्य हिंदू शासक का प्रभुत्व था। कंसेप्ट क्लियर? इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा 4 का डी आंसर होगा 1336। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई 1336 में। उस समय दिल्ली में किसका वंश का शासक था? तो तुगलक वंश का शासक कौन था? MBT मोहम्मद बिन तुगलक। कंसेप्ट क्लियर? आगे देखिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर। डॉक्टर महबूब उल हक किस देश के निवासी थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो अर्थशास्त्री थे, है ना, अर्थशास्त्री थे, और पूरी दुनिया को HDI दिया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य पर मानव का सुधारों का रैंक स्थापित करने के लिए महबूब उल हक पाकिस्तान के निवासी थे। अब देखिए ऑप्शन कहता है 5 नंबर क्वेश्चन में डॉक्टर महबूब हम कहाँ के निवासी थे? पाकिस्तान था। 5 का आंसर होगा बी, जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। लिख लीजिएगा, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। निम्न में से कौन एक नियोजित शहर है? नियोजित शहर माने जानते हैं? नियोजित मतलब होता है बसाया हुआ शहर है। ऑप्शन पढ़िए, बार बार कहते हैं ऑप्शन पढ़िए, और जो बताते हैं उसको सुनिए गौर से। और यह जो YouTube चैनल पर जो लोड होता है, रिवाइज करने का बहुत अच्छा साधन है। आप लोग देखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन निश्चित रूप से बनेगा, इसलिए रिवाइज करने का कोशिश कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर में, निम्न में से कौन एक नियोजित शहर है? पहला ऑप्शन में है नागपुर, दूसरा ऑप्शन में है चंडीगढ़, तीसरा में है पटना, चौथा में रांची। क्या बना आप लोग? इसका आंसर होगा चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, और चंडीगढ़ क्या है? केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो चंडीगढ़ एक नियोजित शहर है जो बसाया था ले कार्बूजियर। लिख लीजिए, चंडीगढ़ शहर को बसाया था ले कार्बूजियर नामक अंग्रेज था, है ना, ये बसाया था। कंसेप्ट क्लियर? ले कार्बूजियर। चंडीगढ़ जाइएगा, गए हुए हैं हम, चंडीगढ़ जाइएगा, बहुत अच्छा शहर लगेगा, एक एक कलर से सब कुछ है ना, और प्रत्येक पर चौराहा मिलेगा, जैसा लगेगा हर चौराहा एक ही जैसा है चंडीगढ़, है ना। और प्रधानमंत्री 17 जुलाई 2026 ईस्वी को इसी हरियाणा के जिंद में, है ना, भारत का पहला हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किए, जो जिंद से कहा सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर चलेगी, जो 2600 यात्री को ले जाता है एक बार में, क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेन है, यानी 10 बोगी वाला हाइड्रोजन से चलने वाली। दुनिया में जहां जहां चल रहा है ट्रेन, वहां 4 से 5 बोगी है, लेकिन भारत में भारत विश्व का पहला ऐसा हाइड्रोजन ट्रेन है जो 10 बोगी वाला है। क्लियर? ये सब दिमाग पर याद रखिएगा। क्वेश्चन 17 जुलाई 2026 आज के सवेर में टेस्ट में क्वेश्चन दिए हुए थे
कि हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ से कहाँ था, कहाँ उद्घाटन किया गया था? जिंद में, जो हरियाणा में पड़ता है। 17 जुलाई 2026 ईस्वी को जो जिंद से सोनीपत कितना किलोमीटर? 89 किलोमीटर चला। कंसेप्ट क्लियर? इसमें याद रखना है पानीपत, सोनीपत, जिंद, हिसार सब हरियाणा में पड़ता है। और पानीपत से कौन नहीं जानता है ना? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री ने नहीं किया, 17 जुलाई 2026 को जिंद से। कंसेप्ट क्लियर? हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन है। आगे बढ़िए। 7 नंबर, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची में से हटाया गया था? संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार में था, बात बात पर केस होता था, इसलिए इसे हटा दिया गया। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा? तो देखिए पहला जो ऑप्शन है उसमें क्या है? पहला जो ऑप्शन है क्या है? पहला 42वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा। जहां पर 42वां लिखा लिख लीजिए 1976, डेट लिख लीजिए, ईस्वी लिख लीजिए, पूछता है बराबर 1976। दूसरा है 44वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा, तो 44 में लिखे 1978, 42 में लिखे 1976, है ना। अब देखिए 86वां संवैधानिक संशोधन जाता है वो लिख दीजिए 2002। तो देखिए कह रहा है संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था? इसका आंसर होगा बी, 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया था और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 के क में जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 300 के क या ए में जोड़ दिया गया। बात समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। अब देखिए 42वां संवैधानिक संशोधन जो 1976 है उसे लघु संविधान कहा जाता है। कैसा संविधान? लघु संविधान का दर्जा मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, उत्परिवर्तन सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था? उत्परिवर्तन सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था? पहला ऑप्शन है डार्विन, दूसरा है बालेस, तीसरा है लामार्क, चौथा है ह्यूगो डी ब्रीज। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रस्तावित किया था डी ऑप्शन, ह्यूगो डी ब्रीज नामक विद्वान ने। ह्यूगो डी ब्रीज नामक विद्वान ने, समझ गए? ह्यूगो डी ब्रीज नामक विद्वान ने। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, समरूप अंगों की विशेषता होती है। समरूप जिसका समान अंग हो, समरूप। पहला ऑप्शन में है समान उत्पत्ति और कार्य, दूसरा ऑप्शन है ना भिन्न उत्पत्ति और लेकिन समान कार्य, समान उत्पत्ति लेकिन भिन्न कार्य, है ना। इसका आंसर होगा सी, समान उत्पत्ति लेकिन भिन्न कार्य होगा। क्लियर? 10 का सी होगा, 10 का सी होना चाहिए, 10 का बी है, बी होगा, बी होगा, सॉरी 10 का बी दीजिए, 10 का बी, 10 का बी होगा। भिन्न उत्पत्ति लेकिन समान कार्य, समरूप करा ना, भिन्न उत्पत्ति लेकिन समान कार्य होगा, 10 का बी। 11 नंबर देखिए करा 1D ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जो उत्पन्न करता है। 1D ग्राफ एक जनरेटर है जो उत्पन्न करता है उच्च धारा, उच्च वोल्टता, उच्च धारा एवं उच्च वोल्टता, केवल अल्प धारा एवं अल्प वोल्टता। इसका जो 11 का जो आंसर है ना, 11 का जो आंसर है बी होगा, उच्च वोल्टता एवं, क्या लिखा है यारो, क्या नंबर है क्वेश्चन? 11 नंबर है ना, बी नंबर होगा, उच्च वोल्टता होगा। क्लियर? 11 का बी। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है समरूप, त्वरित, है ना, अपवाही, अवमंदित। तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होगी अपवाही, अपवाही, अपवाही होगा, सी आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, विद्युत अपघटक वह पदार्थ है जो विद्युत धारा का कुचालक है, गर्म करने पर विघटित हो जाता है, प्रकृति में अम्लीय होता है, जल में घुलने पर आयन में विघटित हो जाता है। तो इसका जो आंसर होगा डी होगा, 13 का डी, 13 का डी होगा। 14 नंबर देखिए, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकत्व, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकत्व बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा 14 का बी आंसर होगा, 14 बी, घटता है। अगला देखिए 15 नंबर, निम्न में से कौन व्यंजन अघोष है? 15 नंबर में हिंदी का क्वेश्चन है, कह रहा निम्न में से कौन व्यंजन अघोष है? अब देखिए घोष होता है, अघोष होता है, घोषे को सघोष भी कह देते हैं। अघोष, घोष, प्राण, महाप्राण, है ना।
अल्परान और महापरान होता है। 4 गो चीज समझ लीजिए, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है अघोष। तो अघोष का मतलब है पहला और दूसरा। आप कहिएगा क्या, क वर्ग है, च वर्ग है, जानते हैं क वर्ग ना। क वर्ग मतलब क ख ग घ अंग, च वर्ग मतलब च छ ज झ य, त वर्ग मतलब त थ द ध ढ, प वर्ग मतलब प फ व भ म, है ना। ये चीज सब है। तो इसमें पहला और दूसरा हो गया अघोष। तो पहला दूसरा क्या हो गया, क और ख, च और छ, है ना, त और थ, प और फ। बात समझ गए। यहाँ पर आप गौर से देखिए, तो यहाँ पर अघोष आ गया पहला दूसरा। तो देखिए मैं कथी होगा आंसर। तो व्यंजन घोष कर रहा है, तो देखिए च छ, ये आंसर होगा इसका। छ हुआ ना। अब गौर से सुनिए, आंसर हो गया ये छ। अब देख गौर से सुनिए, पहला और दूसरा अघोष हुआ, तो बचा तीसरा चौथा पांचवा घोष हुआ या सघोष हुआ। एक चीज ये समझ गए, पहला दूसरा अघोष, तीसरा चौथा पांचवा घोष या सघोष। अब बचा अल्परान महापरान। तो महापरान कहते हैं दूसरा तीसरा चौथा को, सॉरी दूसरा तीसरा सॉरी पहला तीसरा और पांचवा को कहते हैं महापरान, है ना। और दूसरा और चौथा को कहते हैं अल्पपरान। समझ गए। अगला देखिए 16 नंबर, पंडित निखिल बनर्जी क्या बजाते थे। तो इसका आंसर होगा बी, सितार। निखिल बनर्जी सितार बजाते थे। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्बोहाइड्रेट के अधिक सेवन से कौन सा रोग होता है। तो कार्बोहाइड्रेट के अधिक सेवन से, कार्बोहाइड्रेट किसमें, तो चावल में, आलू में, क्लियर ना, ये सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। रोटी में, गेहूं के रोटी में, गेहूं में यानी। तो कार्बोहाइड्रेट, कैंसर होता है, बेरी होता है, एनीमिया होता है, मोटापा होता है। तो देखिए कैंसर होगा नहीं, बेरी B1 होता है ना। एनीमिया खून की कमी से, तो मोटापा होगा। इसमें कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से मोटापा होता है, जो वसा के अधिक ऊर्जा जमने के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी। कह रहा है अफगानिस्तान के प्रति अब आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी। पहला ऑप्शन में देखिए क्या है, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड डफरिन और लॉर्ड कैनिंग। क्लियर। यहाँ पर होगा लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन, बी ऑप्शन, लीटन है ना। एगो रिपन है, एगो लॉर्ड मेयो है ना। तो 72 से 76 रिपन है, 76 से 80 लीटन है, 18 है ना, 68 से 72 मेयो है। क्लियर ना। यहाँ पर क्या है, कैनिंग है। तो लॉर्ड कैनिंग कहता से कहता 1856 से 1862। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। इसी के समय में भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जो जिसे 1857 की सैनिक क्रांति कहा जाता है। क्लियर हो गया। और देखिए लॉर्ड डफरिन है, लॉर्ड डफरिन का शासनकाल 1884 से 88। इसी के समय में कांग्रेस का स्थापना हुआ, कांग्रेस पार्टी का, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द कर दिया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था। 1876 से 80 अभी बताया लॉर्ड लीटन। तो लॉर्ड लीटन के शासन काल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था। लेकिन अगला जो 80 से 84 रहा, लॉर्ड रिपन, उसने क्या कर दिया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया 1882 में। लॉर्ड रिपन को सज्जन रिपर के नाम से भी जाना जाता है। समझ गए ना। इसका आंसर होगा क्या नंबर क्वेश्चन था, 19 नंबर। इसका आंसर होगा लॉर्ड रिपन। ये आंसर होगा। 1882 में रद्द किया था, 78 में बना, 82 में रद्द, है ना। आप देखिए लीटन 76 से 80 है, हाँ, रिपन 80 से 84 है। लॉर्ड कर्जन है 1899 से 1905। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। समझ रहे हैं ना। अगला देखिए 20 नंबर, अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया, जमींदार के साथ, है ना, किसान के साथ, मुकद्दम के साथ, ग्रामीण समुदाय के साथ। एक लाइन में आंसर है जमींदार के साथ, ये आंसर होगा। अस्थायी बंदोबस्त जमींदार के साथ किया गया, 20 का ये आंसर है। तो ये आप लोगों का टेस्ट जो है गुरुदेव जीएस टीचिंग का क्वेश्चन का था। और सभी वीडियो अपना जो यूट्यूब चैनल है @गुरुदेव जीएस टीचिंग सेंटर पर अपलोड किया जाता है। और आप लोग प्रत्येक एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो एग्जाम तैयारी करने वाले के लिए बहुत ही अच्छा है, जो एग्जाम को बेस देखकर बनाया जाता है। और एक चीज और बता दें, यह गुरुदेव जीएस टीचिंग सेंटर
विद्यानगर कमला रोड जयनगर में अवस्थित है। यहाँ पर जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा है, चाहे बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, एसएससी हो, एसएससी जीडी हो, अग्निवीर हो, है ना, सीटेट हो, एस्टेट हो, TRE 4 हो, है ना, इसके साथ साथ है ना आर्ट का क्लासेस भी चलता है। जो चीज की भी आप तैयारी करना चाहते हैं आप निस्संदेह गुरुदेव GS टीचिंग सेंटर में आ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं और 10 दिन पढ़ के देख सकते हैं। यहाँ पर कोई डेमो नहीं चलता है, लेकिन 10 दिन आप पढ़ के देख लीजिए कैसी तैयारी करवाई जाती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।